हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका एक्सेलेंट क्लासेस में। देखिए, हमारी वीडियो अब तक रीजनिंग पर आई, मैथ पर आई और हिंदी की वीडियो आई। अब जीएस का पहला टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट कर रहा मैं। ये पॉलिटी का पहला टॉपिक है, इंडियन पॉलिटी और टॉपिक का नाम है संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास का मतलब हुआ जो भारत में संविधान बना था उसका क्या हिस्ट्री रही, कैसे कैसे वो बना, क्या क्या योगदान रहा उसमें भारतीयों का और अंग्रेज़ों का। अंग्रेज़ों ने कैसे कैसे चेंज किया अपना संविधान भारत के लिए जब लाए थे। शुरुआत में जब भारत में कंपनी आई थी 1600 में कंपनी ने अपना शासन स्टार्ट किया था और कंपनी के अधीन ही सब कुछ चला करता था। फिर 1857 की जब क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति ने ये सिद्ध कर दिया कि अंग्रेज़ों की अब मोनोपोली नहीं चलेगी। तो इस क्रांति से भयभीत होकर अंग्रेज़ों ने थोड़े से चेंज किए थे। चेंज ये किया था कि जो कंपनी के अधीन शासन हुआ करता था उस शासन को कंपनी से हटा के अब ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन लेकर चले गए थे। कंपनी के जो कानून थे कंपनी के अधीन जो थे वो 1600 से स्टार्ट होकर और टोटल 10 से 1853 तक रहे थे। ये टोटल कंपनी के अधिनियम थे, कंपनी के अधीन हुआ करते थे। और फिर 57 की क्रांति के बाद 1858 से स्टार्ट होकर 1947 तक जितने भी अधिनियम बने वो सारे ब्रिटिश क्राउन के अंडर आया करते थे। इन्हें राजलेख कहा करते थे, राजलेख या चार्टर्ड एक्ट बोलते हैं इनको सारे के सारों को, जो कि कंपनी के अधीन हुआ करते थे। यहाँ कंपनी के हिसाब से शासन चला करता था, वो भले ही राजनीतिक शासन हो या फिर उसका जो अपना बिजनेस हो कंपनी का, दोनों के दोनों काम इसके हिसाब से थे कंपनी के हिसाब से। यहाँ ब्रिटिश क्राउन के हिसाब से हो गए। तो दो जगह डिवाइड करके हम संवैधानिक विकास को पढ़ते हैं। 1600 से संविधान विकास स्टार्ट हुआ था, 1947 भारत आज़ाद हुआ, यहाँ तक अंग्रेज़ों का संवैधानिक विकास चलता रहा। इसके बाद जो था भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद हमारा खुद का संविधान बना और संविधान के अकॉर्डिंग फिर देश आप देख ही रहे चल ही रहा है। तो अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको विकास पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो ये मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया। अब सारी की सारी चीज़ मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से वीडियो शेयर करके, स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीज़ समझाऊंगा और आपको बहुत समझ आएगी। आप अपना रिप्लाई ज़रूर करना कि ये चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव रही या जो मैं पढ़ाऊंगा वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट आ जाए। मेरा मोटिव है कि आपकी समझ में ज़्यादा आए, आपको कंटेंट बहुत सॉलिड मिले, बस इतना मतलब है मेरा। तो मेरे नोट्स से मैंने तैयार किए हुए जो नोट्स हैं उसके आधार पर मैं आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन के ये जो विकास है ये स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं कंपनी के अधीन एक वीडियो में यहाँ तक ख़त्म कर दूँगा, दूसरी वीडियो में मैं ये ख़त्म कर दूँगा। 2 वीडियो इसकी आएंगी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की। तो आते हैं, चलते हैं अभी वीडियो पर। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा समझाता हूँ क्या क्या हुआ था। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट कर रहा मैं आपको, पॉलिटी के नोट्स बने हुए और कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट मेरे टॉपिक का नाम है, जैसा मैंने बताया आपको वीडियो में। सबसे पहले जो अंग्रेज़ जब यहाँ आए थे तो अंग्रेज़ों की जो मंशा थी वो केवल भारत के साथ व्यापार करने की मंशा थी। भारत के साथ ये मसालों का व्यापार करते थे, कुछ एरिया से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। बेसिकली इंडोनेशिया से सूती वस्त्र का व्यापार हुआ करता था और मसालों का भी, और चीन से रेशम का व्यापार हुआ करता था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ इनकी मंशा थोड़ी सी बदलती चली गई। 2 युद्ध इन्होंने अच्छे खासे जीत लिए थे। एक 1757 में हुआ था प्लासी की लड़ाई और एक 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई। इन 2 युद्धों को जीतने के कारण अंग्रेज़ों का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बिल्ड हो गया कि उन्होंने भारत पर राजनीतिक दांव पेच भी खेलने शुरू कर दिए। सोच लिया कि अब राजनीतिक रूप से भी हम इसको अपने अधिकार में ले लेंगे। ठीक, व्यापारिक रूप से तो यूज कर ही रहे थे। तो इनके कारण इन्होंने जो था 1700 इतने में, ये मूड इनका परफेक्ट इतने में बना था। हालांकि शुरुआत में कंपनी इनकी आ चुकी थी। ये 1600 का एक्ट जो मैंने बताया, कंपनी जब इनकी आई थी तो केवल इस पर्पज से आई थी कि हम केवल थोड़ा बहुत व्यापार करेंगे और व्यापार ही करते रहेंगे लगातार। लेकिन राजनीतिक पहलू तो उनका बाद में पनपा। तो 1600 में जब 1600 के राजलेख में हुआ क्या था कि रानी एलिजाबेथ प्रथम हुआ करती थी, वहाँ की सम्राज्ञी, वहाँ सम्राट बनता है भाई, प्रधानमंत्री भी बनता है और सम्राट भी बनता है। वहाँ के सम्राट की पोजीशन हमारे राष्ट्रपति के बराबर मानी जाती है। तो 31 दिसंबर सन 1600 की बात है, यानी 1600 सेंचुरी का ये लास्ट डे था 1600 सन में। तो इसमें इस 31 दिसंबर की कहानी है ये। इसने 15 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ व्यापार करने की अनुमति दे दी। जैसे भारत से कोई कंपनी दूसरे देश में, इंग्लैंड में व्यापार करने के लिए जा तो पहले यहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब इंग्लैंड की सरकार से परमिशन बाद में लेनी पड़ेगी उसको।
लेकिन यहाँ भारत में कोई सरकार नहीं थी तो यहाँ उनको परमिशन लेनी नहीं पड़ी, और इंग्लैंड से वो परमिशन ले आए थे महारानी एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी 15 साल के लिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 1607 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु होगी, तो उसकी जगह पर जो वहाँ का सम्राट बना था वो जेम्स प्रथम बना था, और जेम्स प्रथम ने सम्राट बनते ही ये जो 15 साल का व्यापार वाला मामला था ये सारा का सारा ख़त्म कर दिया, अनलिमिटेड कर दिया। अब देखिए, अब इसके बाद 1600 में तो केवल यही हुआ था, कंपनी आई थी 15 साल के व्यापार को लेकर। अब 1726 का राजलेख आता है। 1726 के राजलेख में ये बताया गया, 26 को आप ऐसा पढ़ सकते हैं जैसे 26 है 2 या 6 होते हैं, यानी 3 आए, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 3 का रोल है, यानी 3 प्रेसिडेंसियों पर ऑलरेडी अंग्रेज़ों का कब्जा हो चुका था। मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, मुंबई प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। तीनों को विधि बनाने की पावर दे दी गई है, अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में पावर दे दी कि ये अपना अपना कानून बना सकते हैं 1726 के अनुसार। केवल इतना ही चेंज हुआ था, अंग्रेज अपनी सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए, इसे ही कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का नाम दिया गया। इसके बाद ये हुआ था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दरअसल यहाँ से ही रेगुलेटिंग एक्ट से ही माने जाते हैं सही रूप में संवैधानिक विकास जो होना शुरू हुआ था हमारे संविधान का। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं इसको, इसलिए बोलते हैं क्योंकि रूल रेगुलेशन ज़्यादा इसी में बनने शुरू हुए थे। पहला तो बात यह है कि लॉर्ड नॉर्थ के सिफारिश पाई थी, एक गुप्त समिति बनाई गई थी लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में, और वही यहाँ पर इसको लेकर आया था रेगुलेटिंग एक्ट को। फिर इसमें यह कहा गया था कि बिना लाइसेंस के एक तो व्यापार बिल्कुल बंद करते हैं हम, व्यापार होगा ही नहीं बिना लाइसेंस के। अगर किसी को व्यापार करना तो अंग्रेज़ों से लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी मोनोपोली कर ली अंग्रेज़ों ने एक तरीके से व्यापार में। उपहार बुरी तरीके से बंद कर दिए थे, क्योंकि उपहार के बहाने अंग्रेज रिश्वतखोरी ज़्यादा करने लगे थे, तो ये हो गया था, रिश्वतखोरी होने लगी थी ज़्यादा कुछ इसके उपहार के उससे, तो इसलिए बंद कर दिया था ये। तो 2 काम तो ये हुए। तीसरा काम क्या हुआ कि जो तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नर था, तीनों प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर जनरल था उसे केवल बंगाल वाले को ही बना दिया उन तीनों का हेड। ठीक, बंगाल इनकी मुख्य रियासत हुआ करती थी, यहीं से ही सब रूल रेगुलेशन चलते थे इनके बनकर। बड़ी रियासत थी, समृद्ध एरिया था, तो इसलिए महत्व ये बंगाल को दिया करते थे। इसलिए बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसी को ही तीनों प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये बना था वॉरेन हेस्टिंग्स। बात आती है बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, तो लॉर्ड क्लाइव बना था 1757 की लड़ाई जीतकर, प्लासी की लड़ाई जीतकर लॉर्ड क्लाइव, मैंने नाम लिख दिया यहाँ, लॉर्ड क्लाइव पहला गवर्नर बना था। ये केवल गवर्नर था ये, और वो भी बंगाल का पहला गवर्नर। ठीक, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स जो बना था ये भी बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, पहला गवर्नर जनरल नाम दे दिया था जब तीनों प्रेसिडेंसी पर ये सुपरवाइज करता तीनों को, तो ऐसे याद रखेंगे इसको। फिर इसके बाद ये यहीं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन ही एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और इसका जो हेड बनाया गया 1774 में हुई थी, एलिजा इम्फे बनाया गया था इसका हेड। इम्फे को आप ऐसा लिखते हो IMPH, तो इम्फे को आप IMP से पढ़ लो, इम्पोर्टेंट पर्सन था, इसीलिए गवर्नर जो हेड था, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस था वो यही था। और 3 इसके जज बनाए गए थे सहायक, वो थे लिमेंटर, यानी जब जज कहीं बैठता है तो लिंटर की आवश्यकता जरूर, जज तो लिंटर में बैठता है, जबकि जितने वकील होते हैं मोस्टली 3 में बैठे हुए होते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे लिमेंटर। एक हाइड याद रखेंगे, हाइड का मतलब होता है अपने सारे के सारे फैसले जो सुनाने हैं या फिर अपने जितने भी वहाँ की फाइलें हैं वो सारी हाइड करके रखनी पड़ती है उसको। चैम्बर्स तो बने होते हैं जहाँ भी जज बैठता है, तो उसको याद करने का ये तरीका था। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट याद रखना। इसमें सबसे खास बात क्या हुई थी, इसमें सबसे खास बात हुई थी कि इसमें ये एक कोर्ट की स्थापना हो गई थी, और तीनों प्रेसिडेंसी का मालिक कौन बना दिया था, बंगाल का गवर्नर जनरल ही तीनों प्रेसिडेंसी का मालिक बना दिया गया था। तो इतना याद रखेंगे। इसमें तो 3 एक्ट पढ़ लिया हमने, 1600 पढ़ लिया, 1726 पढ़ लिया और 1773 पढ़ लिया। 3 एक्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसके आगे क्रम में चलते हैं। फिर एक्ट है हमारा 1781 का एक्ट। 1781 का एक्ट को कहा गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों बोलते हैं इसको देखिए, इसमें सेटलमेंट हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि बंगाल जो था उसके एरिया में बिहार और उड़ीसा भी उसके पड़ोसी राज्य थे, तो इनको भी इसी के अंतर्गत रख दिया गया था, जिसे कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम दे दिया गया था। प्रेसिडेंसी 3 थी, एक बंगाल थी,
और एक मद्रास थी और एक मुंबई थी। तो बंगाल वाली प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी नाम बदल दिया गया था जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों इसके अंतर्गत ही ले लिए गए थे। तो क्योंकि अंग्रेज़ों का मानना था कि प्रेसिडेंसी अगर हम ज़्यादा बनाएंगी तो हमारा जो शासन करने का जो मेथड है, शासन कमज़ोर पड़ जाएगा। जितनी ज़्यादा हम प्रेसिडेंसी खोल लेंगे तो प्रेसिडेंसी केवल 3 ही रखेंगे, ऐसा। इसको ही जुडिशियल एक्ट भी कहा गया है। जुडिशियल एक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि बंगाल के साथ ये सारे के सारे एक कानून के तहत जोड़ दिए थे, जुडिशरी के तहत जोड़ दिए थे, इसलिए जुडिशियल बोलते हैं। वैसे जुडिशा आप याद रखोगे कि जोड़ दिए थे इनके साथ, तो जुडिशियल, ठीक। इसको संशोधनात्मक अधिनियम भी कहा गया था। संशोधनात्मक इसलिए क्योंकि संशोधन करके ही ये सब कुछ चेंज किया गया। 3 प्रेसिडेंसी का अपना अपना कानून बनाया था उन्होंने, संशोधन करके इसके साथ ये 3 दोनों और जोड़ दिए थे बंगाल के साथ। एक्ट ऑफ सेटलमेंट याद करने का तरीका 81 से सेटलमेंट, 81 पे, 51 पे, 1,51,000 पे ये सेटलमेंट होता है शादियों से पहले। जब शादी होती है, दूल्हे को बेचा जाता है तो सेटलमेंट करती है दूल्हे वाली पार्टी लड़की वाली पार्टी के साथ। तो ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट उससे याद रख लियो आप, ठीक है। केवल याद करने के लिए मेरा मोटिव आपको याद कराना है, इसका किसी और बात से मत रिलेट करना इसको। तो 81 का मतलब किससे है? सेटलमेंट से, केवल ये याद रख लेंगे आप। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट इसको नाम दिया गया, नाम से भी क्लियर है। पिट्स इंडिया एक्ट 4 दूनी 8 भी होते हैं, 2 की गुणा करेंगे यानी 4 दूनी 8, इससे भी याद कर सकते हैं। पीट का कंपनी के 2 हिस्से कर दिए 1784 में। और पीट के 2 हिस्से करने का मतलब है कि कंपनी 2 हिस्सों में बांट दी। एक हो गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते हैं राजनीतिक मामले, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा करता था व्यापारिक मामले। तो राजनीतिक मामले, व्यापारिक मामलों के लिए अलग अलग 2 विभाग बना दिए कंपनी के तोड़कर इन्होंने, ठीक। और इसी को कहा गया था ब्रिटिश राज का पहला वैधानिक दस्तावेज। क्यों? क्योंकि वैधानिक रूप से यानी संविधान के हिसाब से पहला एक कागज लिखित में भारतीय क्षेत्रों पर ये बनाया गया था कि ऐसे ऐसे राजनीतिक मामले ये देखेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले देखेंगे और इतना इतना राजनीतिक क्षेत्र होगा हमारा। तो ये एक दस्तावेज था जो पहली बार लिखा गया था। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को कहा गया था। पीट का 2 हिस्से कर दिए, याद कर लेंगे आप। इसी में ही बात और लिखी हुई है, इंग्लैंड में कोर्ट जो बनाया गया था, देखो इसी कहानी को समझ लो आप। इसे बोलते हैं इल्वर्ट बिल। आया था एक इल्वर्ट बिल। इल्वर्ट बिल में ये कहा गया था, बात थी कि जो अंग्रेज थे जितने भी यहाँ, वो कोई अधिकारी हो या फिर नॉर्मल अंग्रेज हो, यदि उसने कोई क्राइम कर दिया तो उसके खिलाफ जो भी जो मुकदमा चलेगा उसकी जो सुनवाई करेगा वो अंग्रेज जज ही करेगा, भारतीय जज उसकी सुनवाई नहीं कर सकता। तो इसका ऑब्जेक्शन उठा इस पर कि भारतीय क्यों नहीं कर सकता, भारतीय जज भी तो एबल हैं। तो भारतीयों की सुनवाई कोई भी कर सकता था, भारतीय या अंग्रेज। तो इस पर थोड़ा सा अपवाद हुआ। तो इस अपवाद को जब ये ले जाया गया हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स देखिए 2 होते हैं वहाँ, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, एक होता है हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन बोलते हैं वहाँ लोकसभा को, लोकसभा जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है। हाउस ऑफ लॉर्ड बोलते हैं वहाँ की राज्यसभा को, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा का सदन है ऐसे। तो वहाँ भी 2 सदन काम करते हैं। तो वहाँ ये मुद्दा ले जाया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही वहाँ के जो मुख्य लीडर्स हुआ करते थे वो बैठा करते हैं। और भारत में जितने भी गवर्नर जनरल या आए हैं भारत के अंदर, या वायसराय आए हैं, उनके नाम से पहले लॉर्ड्स लगता है। इसका कारण यही है क्योंकि वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स आया करते थे, तो लॉर्ड्स लगाया करते थे अपने नाम से पहले। अब इल्वर्ट बिल में जब ये मामला ज़्यादा फैल गया तो अंग्रेज़ों ने फिर एक सोची समझी चाल चली। क्या? उन्होंने एक जूरी का निर्माण किया। जूरी बोलते हैं कमेटी को, 6-7-8 लोगों की कमेटी। तो उसमें 7 लोग थे और उसमें फैसला लिया गया कि जब कोई व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई भारतीय जज फैसला सुनाता है किसी अंग्रेज के खिलाफ या भारतीय के खिलाफ और वह उससे असंतुष्ट हो, तो वह अपनी रिपोर्ट जूरी को दे सकता है। मतलब जूरी पर सिफारिश कर सकता है कि मेरा फैसला मुझे संतुष्ट नहीं हूँ, इससे मेरा फैसला दोबारा किया जाए। तो जूरी की मर्जी है वो फैसला किस जज से कराए, यानी वो अंग्रेज ही जज को देगी फिर उस फैसले को, और अंग्रेज उसके पक्ष में फैसला देगा। तो ये सब कुछ हुआ था। तो जब इस कानून का दुरुपयोग किया गया था तो इसके एवज में वहाँ पर 2 व्यक्ति थे, एक डंडाज और एक फोक्स, 2 ये यहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठा करते थे। इन दोनों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। और ये ऐसा फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब किसी भारतीय मुद्दे पर किसी हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटेन के अंदर इस्तीफा दिया किसी व्यक्ति ने। तो
तो याद रखेंगे ये इल्बर्ट बिल का मामला था। इल्बर्ट बिल ये घटना जो थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी, तो इतना याद रखेंगे आप। इसके बाद आता है अगला 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट में क्या हुआ देख लेते हैं। 1786 के एक्ट में जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसी का निर्णय सर्वोपरि कर दिया, यानी वही सब कुछ बना दिया। क्यों, गवर्नर जनरल जो आया करता था वो कंपनी के अधीन काम करता था यहाँ, और जब कंपनी के अधीन काम करेगा तो कंपनी जो कहेगी वो किया करता था। और राजमुकुट जो वहाँ हुआ करता था ब्रिटेन में, ब्रिटेन की सम्राट या सम्राज्ञी, उसका कोई इतना खास रोल अब तक नहीं था, कंपनी का रोल ज़्यादा था। तो जो गवर्नर जनरल था उसी को निर्णय सर्वोपरि कर दिया, आप जो फाइनल करोगे वही होगा भारत के अंदर, ऐसा। और गवर्नर जनरल को ही प्रधान सेनापति भी बना दिया गया था। और ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम की बात है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही प्रधान सेनापति बना था, पहला ऐसा गवर्नर जनरल था जो प्रधान सेनापति बना था, जो यहाँ सेना रहा करती थी उसका मालिक। फिर होता है आगे घटना 1793 का एक्ट आया था 93 का। 1793 के एक्ट में क्या कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करते थे व्यापार के लिए, व्यापार होता था ब्रिटेन के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे राजनीतिक मामले को, राजनीति चलती थी भारत के लिए। तो इन्होंने कहा जाए भारत के लिए ही राजनीतिक मामले देखने हमें, तो हम सैलरीज को अपने फंड से क्यों दें, भारतीय राजस्व से उसको सैलरी देना शुरू कर दिया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। ये 93 में बात की गई थी, और 93 में ही किया गया था। 21 अप्रैल को ही 1793 में ही ICS की परीक्षा होनी स्टार्ट हो गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस माना जाता है ICS का जन्मदाता, सिविल सेवा का जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस को बोलते हैं। यही कारण है क्योंकि इसने ही शुरू की थी। तो 21 अप्रैल को मनाते हैं हम सिविल डे, इंडियन सिविल डे, भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। याद रखना इसी के नाम पे ऐसा मनाया जाता है। तो और भारत में जब ये सिविल सेवा यहाँ स्टार्ट हुई थी तो इंग्लैंड में परीक्षा हुआ करती थी, और इंग्लैंड में ही पेपर देकर सबसे पहला भारतीय जो ICS बना था वो 1864 में व्यक्ति सत्येंद्र नाथ बोस हुआ करते थे, जिन्होंने परीक्षा पास की थी फर्स्ट टाइम, भारतीय जो थे। ठीक, फिर ये परीक्षा भारतीयों के अनुरोध पर भारत में भी होने लगी थी, क्योंकि हर भारतीय पॉसिबल नहीं था कि वहाँ जाकर परीक्षा दे दे, तो यहाँ भी होने लगी थी। और ये 1922 में इंडिया में होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये 1793 में याद रखना के एक्ट के तहत ही सिविल सेवा का जन्म हुआ था, ऐसा याद रखेंगे। ये दो हमने पेज पढ़ लिए, 2 स्लाइड हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। इसके बाद तीसरा एक्ट आता है हमारा 1813 का राजलेख। 1813 का राजलेख खास राजलेख था। 13 से क्लियर होगा, 13 मतलब 13 मतलब किसे बोलते हैं, तेरे लिए। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि तेरे लिए देखो मैं क्या क्या कर रहा, भारतीयों को बोल रहे हैं कि तेरे लिए देख के क्या क्या कर रहा मैं, तेरे लिए एक तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च कर रहा मैं, तेरे लिए। याद करने का तरीका है, तेरे लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर भारतीयों की खर्च होना शुरू हो गया। ईसाई मिशनरीज धर्म प्रचार कर सकती थी भारत में, ये परमिशन दे दी तेरे लिए, ताकि तुम ईसाई भी बन जाओ लोग यहाँ, तो ऐसा कहा। व्यापार में मोनोपोली जो हुआ करती थी वह समाप्त हो गई। अंग्रेजों को मोनोपोली मतलब एक अधिकार हुआ करता था, सब हर एक चीज़ का व्यापार केवल यही कर सकते थे, अगर किसी और को करना तो लाइसेंस लो इनका, तो ऐसा। तो वो मोनोपोली इन्होंने समाप्त कर दी अपने आप ही, दबाव बढ़ने लगा इधर उधर दूसरे देशों का भी, तो इन्होंने मोनोपोली अपनी समाप्त कर दी। और चाय और चीन के साथ जो व्यापार हुआ करता था उस 2 व्यापार को तो अपने पास ही रखा 20 साल के लिए, और बाकी सारे व्यापार अपने यहाँ से समाप्त कर दिए, मतलब कोई भी कर सकता था, एकाधिकार समाप्त कर दिया। केवल 2 चीज़ों पर रखा, चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार हुआ करता था वो 20 साल के लिए। आता है 1833 का एक्ट। 1833 के एक्ट के तहत ये जो व्यापार किया करते थे एकाधिकार चाय और चीन का, ये भी पूर्णतः समाप्त कर दिया, यानी पूर्ण एकाधिकार समाप्त हो गया। अब तो कोई भी व्यापार कर सकता था भारत में आके। 1834 में लॉर्ड मैकाले आए, उन्होंने विधि आयोग का निर्माण किया था, इस 1833 के एक्ट के तहत ही किया था। और 1955 में भारत जब आज़ाद हो चुका था 1947 में, उसके बाद पहला विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने थे वो सीतलवाड़ बने थे 1955 में, ये भी याद रखेंगे आप। फिर रंग रूप और जन्म मूल वंश रंग, इसके आधार पर धर्म, इसके आधार पर जो भी अयोग्य घोषित किए जाते थे व्यक्ति के, आप नहीं बन सकते अधिकारी क्योंकि आप काले रंग के हैं, आपका जन्म यहाँ भारत में हुआ, अधिकारी नहीं बन सकते आप। तो ये जो मान्यताएं थी अंग्रेजों की ये ख़त्म हो गई थी। अब इसके आधार पर किसी को अयोग्य नहीं घोषित ठहराया जा सकता था, अगर योग्यता है तो ICS की परीक्षा पास करो अधिकारी बन जाओ, ऐसा कर दिया था 1833 में।
फिर दास प्रथा भी बैन कर दी गई थी, 1833 के अधीन ही की गई थी दास प्रथा बंद, लेकिन हुई थी ये 1843 में, ठीक 10 साल बाद हुई थी, लेकिन इसके अधीन ही हुई थी ये। फिर गवर्नर जनरल जो भारत का हुआ करता था वो अब मतलब जो बंगाल का हुआ करता था, तीनों प्रेसिडेंसी का एक ही बना करता था, बंगाल वाले को मानते थे, वो अब पूरे भारत का बनने लगा, तो एक केंद्रीयकरण हो गया इसका मतलब, ठीक पूरे भारत का एक ही गवर्नर जनरल बनने लगा। नाम था उसका विलियम बेंटिंग, सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल जो बना था तो विलियम बेंटिंग बना था। ये 33 में हुई थी बात। इसे याद करने के लिए 33 3 बराबर हैं तो बराबरी का दर्जा दे दिया, सब एक जैसे होंगे, पूर्ण अधिकार खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, इसका मतलब कोई भी कर सकता था। तो ऐसे याद करने का इसका तरीका रहेगा ये। इसके बाद अगले उस पर आते हैं, ये है 1833 के बाद आता है 1853 का राजलेख। 1853 का जो राजलेख आया था ये वैसे तो अंतिम राजलेख था 1853 का, क्योंकि राजलेख कंपनी के अधीन जो शासन हुआ करता था वो राजलेख के नाम से जाने जाते थे। ब्रिटिश क्राउन के अधीन जब 1857 की क्रांति होगी इसके बाद आए तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आए थे। तो ये जो 1600 के राजलेख के अधीन कंपनी के अधीन जो थे, इसमें 1853 जो था वो अंतिम राजलेख हुआ करता था, अंतिम राजलेख, ठीक लास्ट राजलेख था। और इसमें जो है कंपनी से छीन के ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चले गए, तो राजलेख का नाम खत्म करके अधिनियम शुरू कर दिया था नाम लेना। डलहौजी उस समय में हुआ करते थे गवर्नर जनरल, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि डलहौजी ने 1853 में तो रेल चलाई थी भारत में, और रेल चलने का मतलब है कि ज़्यादा स्टाफ चाहिएगा, और स्टाफ ज़्यादा चाहिएगा तो उसी हिसाब से नियुक्ति करनी पड़ेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेने पड़ेंगे। ऐसा याद करने के लिए, जबकि इस बात से उसका कोई संबंध नहीं है, ठीक ऐसे याद कर सकते हैं हम। फिर विधायिक और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग कर देते, अब तक तो एक ही जैसे चल रहे थे, प्रशासनिक कार्य हो या विधायिका यानी विधि बनाने का कार्य है, सब किसके कंपनी के अधीन हुआ करते थे, और कंपनी के लोग मिलकर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखा करते थे। व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखा करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लोग ही मिलकर विधायिक और प्रशासनिक कार्य दोनों चलाया करते थे। लेकिन अब ICS की परीक्षा से जो पास होकर आएगा वो प्रशासनिक कार्य को देखेगा, प्रशासनिक कार्य वो देखेगा, और विधायिका जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से चुन के आएगा, जहाँ गवर्नर जनरल बनेगा, जिसे वो चाहेगा अपनी टीम में लेगा, और वो विधायिका कार्य को देखेगा। दोनों अलग अलग कर दिए अभी ये, ठीक। अब बंगाल जो था वो इस समय में देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल जब पिछले एक्ट में हमने पढ़ा कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो बंगाल बड़ा एरिया था, अकेला पड़ गया, तो बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई थी। पहली बार ऐसा हुआ था, बंगाल को अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर दे दिया, और पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल का बना था वो सर फ्रेडरिक हैलिडे बना था। सर फ्रेडरिक हैलिडे ये नाम का व्यक्ति बना था, याद रखना खास है, बंगाल का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप गवर्नर जिसे बोलते हैं, ये बनाया गया था। तक हमने कंपनी के अधीन जितने भी राजलेख थे वो सारे स्टडी कर लिए। अब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति ने बहुत सारा चेंज कर दिया, और उसने ब्रिटिश क्राउन के अधीन इनको जितने भी राजलेख बना करते थे इनको अधिनियम बनाकर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखवा दिए। अब जो भी शासन चलागा वो ब्रिटिश क्राउन से डायरेक्ट हैंडल होगा। अब तो मीडिएटर कंपनी थी, कंपनी उसे हैंडल करती थी, अब कंपनी हटा दी गई। एक तरीके से औपचारिक रूप से कंपनी को ख़त्म करने की घोषणा तो नहीं हुई, लेकिन ऐसा हो गया था कि कंपनी ख़त्म होगी। अब ब्रिटिश क्राउन ही सब कुछ देखेगा। तो भाई आप अपना सुझाव ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको स्क्रीन शेयर करके टॉपिक पढ़ने में मज़ा आया, नहीं आया, या फिर बोर्ड पे ही मज़ा आता है। और वीडियो को भाई अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने साथियों से भी यह सब्सक्राइब करा लो। आप चाहो तो एक का व्यक्ति 5-5, 10-10 लोगों से सब्सक्राइब करा लो, लेकिन कराना पढ़ने वालों से, जिन्हें ज़रूरत है पढ़ाई की, जिन्हें सिलेक्शन चाहिए, उन लोगों से आप चैनल को सब्सक्राइब कराओ। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।